Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor, Political Science, गवर्नमेंट कॉलेज बेरोड। विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पूर्व के वीडियो में भी हम अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे थे। उसी कंटिन्यूटी में आज हम राष्ट्रपति जॉनसन और उनकी अमेरिकी विदेश नीति के बारे में देखेंगे। ये टाइम पीरियड 1964 से 68 तक का है। 22 नवंबर 1963 को राष्ट्रपति केनेडी की हत्या के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति जॉनसन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने। 1964 के चुनाव में भी वे राष्ट्रपति चुने गए और जॉनसन के प्रशासन काल की दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। इसमें पहली परमाणु अप्रसार संधि 1968 तथा दूसरा अपोलो 8 यान की सफलता, जिसने मानव के चंद्रमा पर उतरने की संभावनाओं को दृढ़ बना दिया। अतः जॉनसन की विदेश नीति काफ़ी विवादास्पद रही है और वियतनाम युद्ध में अपने सैनिकों को झोंककर उन्होंने न केवल विश्व के शांतिप्रिय देशों को अपना विरोधी बनाया, बल्कि स्वयं अमेरिका जनता को भी विदेश नीति विरोधी बना लिया। इस तरह से जॉनसन के टाइम के बाद जब राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन आए तो उनका टेन्योर 1969 से 74 तक का रहा। इसके अंतर्गत 20 जनवरी 1969 को निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति बने और निक्सन का कार्यकाल अमेरिका के इतिहास में क्रांतिकारी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने साम्यवादी जगत के प्रति अमेरिका की नीति को एक नई दिशा दी। अतः राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने साम्यवाद को सीमित रखने वाले अमेरिका की पुरानी नीति, जिसे हम कंटेनमेंट पॉलिसी कहते हैं, में परिवर्तन करते हुए अपनी एक नवीन नीति की घोषणा की और ये कहा गया कि अमेरिका के लिए यह संभव नहीं है कि वह दूसरे देशों की सुरक्षा के लिए लड़े। अतः उन्होंने अपनी नई नीति, जिसे कि निक्सन डॉक्ट्रिन कहते हैं, उसके अंतर्गत निम्न बिंदुओं पर बात करी। फर्स्टली, उन्होंने यूरोप की सद्भावना यात्रा की। इसके अंतर्गत हम बताएंगे कि राष्ट्रपति बनने के लगभग 6 सप्ताह बाद ही निक्सन ने यूरोप की सद्भावना यात्रा की, जिनका उद्देश्य एक नए यूरोप की खोज करना था। लेकिन निक्सन की यात्रा पर यूरोप में कोई उत्साह नहीं दिखाई दिया। फ्रांस में भी इसका तीव्र विरोध हुआ और पश्चिमी जर्मनी अणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अतः यूरोप की यात्रा के दौरान बेल्जियम को छोड़कर हर जगह राष्ट्रपति निक्सन की अमेरिकी विरोधी नारों की गूंज सुनाई दी। सेकेंडली, अगर हम वियतनाम की बात करें तो राष्ट्रपति पद संभालने पर निक्सन ने कहा था कि वियतनाम समस्या का स्थायी हल ढूंढा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिकी वियतनाम की समस्याओं को नए परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा। थर्डली, उन्होंने चीन के संबंधों में नीति परिवर्तन की बात की। इसके अंतर्गत उनका कहना था कि साम्यवादी चीन के साथ संबंधों को सुधारना बहुत आवश्यक है और 1970 के प्रारंभ में अमेरिकी विदेश सचिव रोजर्स ने चीन के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने की इच्छा प्रकट की और जुलाई 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत के रूप में किन्सीगर ने पीकिंग की यात्रा की और 26 अक्टूबर 1971 को अमेरिका की सहमति से चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना दिया गया। अगर हम फोर्थली पश्चिमी एशिया की बात करते हैं तो पश्चिमी एशिया में निक्सन का रुख इजराइल का समर्थक रहा है और 1 अक्टूबर 1973 से अरब-इजराइल संघर्ष में अमेरिका ने अरब विरोधी रुख अपनाया और जनवरी 1972 में अमेरिका ने इजराइल को फैंटम विमान देने का निर्णय किया। तत्पश्चात हम कंबोडिया संकट की अगर बात करते हैं तो 18 मार्च 1970 को कंबोडिया की राजनीति में एक नया मोड़ आया, जब वहां की संसद ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा राजकुमार नरोत्तम सिहनुक को
राष्ट्राध्यक्ष के पद से हटा दिया और यह राज पलटी थी जिसमें सेना ने प्रमुख भूमिका अदा की। अतः कंबोडिया के सेनाध्यक्ष जनरल लॉन लॉन ने नई कंबोडियन सरकार के प्रधानमंत्री बने। ऐसा कहा जाता है कि इस राज पलटी के पीछे संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख हाथ था। तत्पश्चात इसके अंदर निक्सन की युद्ध पोत कूटनीति की हम बात करेंगे कि 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान की हिमायत के लिए बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी 7वां बेड़ा भेज दिया गया और उसके अंतर्गत ये कहा गया कि ढाका में स्थित अमेरिकियों को बाहर निकालना है। वस्तुतः यह निक्सन की एक गन बोट डिप्लोमेसी थी जिसका उद्देश्य भारत को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भयभीत करके बांग्लादेश से अपनी सेनाएं हटाने को बाध्य करना और पाकिस्तान का विभाजन से बचाना था। लास्टली इनकी नीति के अंतर्गत हम देखेंगे कि सोवियत संघ के साथ टेटान संबंधों को आगे बढ़ाना। राष्ट्रपति निक्सन ने सोवियत संघ के साथ टेटान संबंधों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और 22 मई 1972 को वे दल बदल सहित मॉस्को पहुँचे और ये निक्सन की 6 दिवसीय मॉस्को यात्रा ऐतिहासिक यात्रा थी क्योंकि 1945 में याल्टा सम्मेलन के बाद दोनों महाशक्तियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की यह पहली भेंट थी और मॉस्को यात्रा के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका के बीच अस्त्र परिशमन का एक ऐतिहासिक संधि हुई। इस तरह से हम देखते हैं कि रिचर्ड निक्सन के कार्यकाल में फॉरेन पॉलिसी का रूप इस तरह से रहा। तत्पश्चात हम राष्ट्रपति फोर्ड की विदेश नीति की बात करेंगे जो 1974 से 77 तक का कार्यकाल रहा। इसके अंतर्गत 9 अगस्त 1974 को फोर्ड अमेरिका के राष्ट्रपति बने और वाटरगेट के जासूसी कांड में फंस जाने के कारण जनमत के दबाव एवं महाभियोग के मध्य ये भय के इस निक्सन वातावरण में निक्सन को राष्ट्रपति पद त्यागना पड़ा और फोर्ड के समय में विदेश नीति की प्रधान घटना दक्षिणी वियतनाम का आत्मसमर्पण और अमेरिका द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया से अपनी सेनाओं को वापस बुला लेना रहा। तत्पश्चात राष्ट्रपति कार्टर और उनकी फॉरेन पॉलिसी की बात करें जो 77 से 80 तक का समय था। जब जिम्मी कार्टर राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए तो विदेश नीति से संबंधित चुनावी मुद्दों में महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा और उनकी विदेश नीति के अंतर्गत कई इससे की महत्वपूर्ण वादे भी दिखे और उनकी विदेश नीति के अध्ययन के अंतर्गत निम्न बातें देखने को मिली। उनकी नीति का जो उद्देश्य था सबसे पहले वो ये था कि मानवाधिकार पर जोर देने की नीति। मानवाधिकार के मुद्दे को अपने देश की विदेश नीति का एक प्रमुख अंग बनाने वाले कार्टर प्रशासन ने अर्जेंटीना, इथियोपिया आदि देशों में उनके हनन के तथ्य को लेकर विदेशी मदद रोक दी, किंतु फिलीपीन, दक्षिणी कोरिया एवं ईरान के अधिनायकवादी शासनों के खिलाफ इस प्रकार का कदम न उठाना कार्टर प्रशासन की नीति में समरूपता का परिचायक नहीं माना जा सकता। अतः कार्टर प्रशासन ने मानवाधिकार मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ताने बाने में ठोस रूप से लपेट दिया और मानवाधिकारों की देखरेख के लिए स्टेट डिपार्टमेंट में एक पृथक ब्यूरो की स्थापना की गई। सेकेंडली, परमाणु शस्त्रों के परिसीमन की नीति थी। अतः इस प्रशासन का दूसरा मुद्दा घातक परमाणु अस्त्रों में कटौती करना तथा जानलेवा अस्त्रों की बिक्री में भारी कमी करने से संबंधित था। अतः ईरान को अमेरिकी 250 F-18 लड़ाकू विमान एवं पाकिस्तान को 110 A-7 बम वर्षक विमानों की सप्लाई पर रोक लगाना कार्टर प्रशासन के क्षेत्र में अच्छी शुरुआत मानी जाती है। थर्डली, पश्चिमी एशिया में शांति प्रस्ताव कराने में कार्टर की भूमिका। अतः कार्टर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये रही कि उन्होंने पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अमेरिकी कूटनीति के कमाल के कारण ही 19 नवंबर 1977 को मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सहादत 36 घंटे की यात्रा के लिए यरूशलेम पहुँचे और सितंबर 1978 में कैंप डेविड में बेगिन
कार्टर वार्ता अमेरिकी कूटनीति की दूसरी बड़ी सफलता कही जाती है। फोर्थली, तीसरी दुनिया के राष्ट्र। अतः कार्टर प्रशासन ने तीसरी दुनिया के कुछ देशों के साथ वैदेशिक संबंध सुधारे और वियतनाम के संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश पर अमेरिकी प्रशासन ने वीटो का प्रयोग नहीं किया और दोनों देशों के बीच लापता अमेरिकी सैनिकों को लेकर मतभेद भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। इसी के अंदर हम अफ्रीका की अगर बात करें तो कार्टर प्रशासन ने अफ्रीका के काले लोगों से अमेरिकी हमदर्दी दिखाई और कार्टर ने निग्रो नेता एंड्रू यंग को संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिकी राजदूत बनाया और रोडेशिया से क्रोम उत्पादों के आयात पर पाबंदी लगा दी तथा दक्षिणी अफ्रीका को दिए जाने वाले अमेरिकी शस्त्रों पर भी उनके द्वारा रोक लगा दी गई। इसी तरह अगर हम चाइना की बात करें तो अमेरिकी विदेश मंत्री साइरस बेस ने 22 से 27 अगस्त 1977 तक चीन की यात्रा की, परंतु ताइवान संबंधी मतभेदों के कारण दोनों में मतैक्य नहीं हो सका। इसी तरह अगर हम ईरान में अमेरिकी बंधक तथा अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप की बात करें उसकी नीति के अंतर्गत, तो कार्टर की विदेश नीति दो क्षेत्रों में बुरी तरह विफल रही। फर्स्टली, 4 नवंबर 1979 को ईरान की राजधानी तेहरान में छात्रों ने अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को बंदी बना लिया। यद्यपि 20 जनवरी 1981 को बंधकों को रिहा भी कर दिया गया, किंतु यह घटना अमेरिका जैसी महाशक्ति के लिए बड़ी परेशानी और असम्मान का कारण बनी। सेकेंडली, 27 दिसंबर 1979 को बड़ी संख्या में सोवियत सेनाओं ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया, किंतु अमेरिकी मूक दर्शक बन के रह गया और अमेरिका ने सोवियत संघ को चेतावनी दी। उसने मास्को पर दबाव डालने के लिए अपना गेहूं सोवियत संघ को बेचना बंद कर दिया और मास्को ने ओलंपिक खेलों का बहिष्कार किया, किंतु इन सब के बावजूद सोवियत सेनाएं अफगानिस्तान में डटी रही। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आज के इस वीडियो में राष्ट्रपति कार्टर की 77 से लेके 80 तक की जो विदेश नीति के जो एस्पेक्ट्स थे उसको हमने इसके अंतर्गत देखा और किस तरह से अमेरिकी विदेश नीति में समय के साथ साथ परिवर्तन होते गए, उनकी नीतियाँ बदलती गई और उनका जो व्यूज़ था वो अलग अलग नीतियों में अलग अलग तरह से देखने को मिला। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की 1981 से लेके राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन की अमेरिकी विदेश नीति को हम समझेंगे। आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे। धन्यवाद।